हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी कि सीडीपी के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो कि सीटेट और यूबीटेट के पेपर 1 और 2 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। फ्रेंड्स, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े कितने होते हैं। फ्रेंड्स, देखिए, एक बात यहाँ पर याद रखिएगा, क्वेश्चन को जब भी आप सॉल्व करें तो पहले उसे 2 बार अच्छे से पढ़ें, क्योंकि कई बार क्या होता है हम जल्दी में क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और गलत आंसर पर टिक कर देते हैं। तो देखिए, यहाँ पर गुणसूत्रों के जोड़े यानी कि पेयर्स की संख्या पूछी गई है। तो ऑप्शंस है आपके A 22, B 23, C 24 या D इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं या पेयर्स होते हैं वो होते हैं आपके 23 गुणसूत्र होते हैं या गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। और अगर संख्या पूछी जाए आपसे तो वो होगी 46 या 46, और अगर जोड़े या पेयर पूछे जाएं तो वो होंगे आपके 23। तो फर्स्ट का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन B 23। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2 जो है व्यक्तित्व से संबंधित। यहाँ पर पूछा है कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है। देखिए, व्यक्तित्व के 2 प्रकार बताए गए हैं, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, और जिस मनोवैज्ञानिक ने ये बताए थे उनका नाम यहाँ पर आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस हैं A फ्रायर, B जुंग, C मन या D आलपुर। तो देखिए फ्रेंड्स, व्यक्तित्व के अंतर्मुखी और बहिर्मुखी जो प्रकार हैं वो बताए हैं जुंग महोदय ने। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जुंग ने व्यक्तित्व को 2 प्रकारों में विभाजित किया था, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। देखिए फ्रेंड्स, अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति वो होता है जो अपनी बातों को दूसरों के साथ ज़्यादा शेयर नहीं करता, यानी कि ज़्यादा सामाजिक होना पसंद नहीं करता, समाज के लोगों के साथ ज़्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करता। वहीं दूसरी तरफ बहिर्मुखी व्यक्तित्व का जो व्यक्ति होता है वो बहुत ज़्यादा सामाजिक होता है, बहुत ज़्यादा सोशल होता है, या हम ये कह सकते हैं कि उसे समाज के लोगों के साथ घुलना मिलना, उठना बैठना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो व्यक्तित्व के ये दोनों प्रकार बताए थे जुंग ने। फ्रेंड्स, और देखिए कुछ सालों बाद इसमें एक और व्यक्तित्व का प्रकार जोड़ दिया गया है, उभयमुखी, यानी कि जिस व्यक्ति में अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व के यानी कि दोनों प्रकार के मिश्रित गुण होते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, उभयमुखी व्यक्तित्व का व्यक्ति कहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन B। अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। तो यहाँ पर इसमें पूछा गया है कि बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है, यानी कि ऐसा कौन सा कारक है जो बच्चों के सामाजिक विकास को यानी कि सोशल डेवलपमेंट को प्रभावित यहाँ पर करता है। A आर्थिक तत्व, B शारीरिक तत्व, C सामाजिक परिवेश जन्य तत्व या D वंशानुगत तत्व। तो देखिए, जो सामाजिक विकास है उसको जो कारक प्रभावित करेगा वो होगा आपका ऑप्शन C सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, यानी कि सामाजिक विकास को अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस ये वाला कारक सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न कहता है कि पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। फ्रेंड्स, हमने जीन पियाजे की थ्योरी अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस की थी, तो यहाँ पर उसी से संबंधित प्रश्न पूछा गया है कि पियाजे किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं या फेमस हैं। ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो ऑप्शन A कहता है भाषा विकास, B यौन विकास, C संज्ञानात्मक विकास या D सामाजिक विकास। तो फ्रेंड्स देखिए, जो पियाजे थे उन्होंने संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी दी थी या संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। तो पियाजे जहाँ भी संज्ञानात्मक विकास का नाम आएगा वहाँ पर पियाजे का नाम ज़रूर ही लिया जाता है। तो पियाजे
संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 का जो सही आंसर है वो है सी, संज्ञानात्मक विकास। अब आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें। अब 5वां प्रश्न हम देखते हैं। वो 5वां प्रश्न कहता है कि क्रोध व भय प्रकार हैं, यानी कि क्रोध यानी कि एंगर व भय मतलब किसके प्रकार हैं, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस हैं ए, अभिप्रेरणा के, यानी कि क्या क्रोध व भय अभिप्रेरणा है, या ये कोई संवेग है, या परिकल्पना है, या फिर मूल प्रवृत्ति है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो क्रोध और भय है वो क्या है, ये संवेग है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि क्रोध क्या है या भय क्या है तो ये संवेग है। तो प्रश्न नंबर 5 का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, संवेग। ठीक है, अब अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न कहता है कि दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल क्या है, यानी कि अगर आप किसी व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल करते हैं, यानी कि उसी की तरह करने का प्रयास करते हैं, तो वो क्या है, क्या वो सीखना है, अनुकरण है, कल्पना है, या चिंतन है। तो देखिए किसी के व्यवहार की नकल करना यहाँ पर ऑप्शंस के हिसाब से हो जाएगा बी, अनुकरण। अनुकरण मतलब किसी को देखकर सीखना, उसके जैसा करने का प्रयास करना, उसकी नकल करना, ये सब क्या है, यह अनुकरण है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा बी, अनुकरण। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 कहता है कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था, यानी कि मनोविज्ञान की फर्स्ट जो प्रयोगशाला थी वो किसके द्वारा स्थापित की गई थी, वुंट के द्वारा, या फ्राइड के द्वारा, सी, पावलोव के द्वारा, या डी, वाटसन के द्वारा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा भी गया है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, वुंट। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को स्थापित करने का जो श्रेय है वो विलियम वुंट को जाता है। तो यहाँ पर 7 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, वुंट। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और हमारा अगला प्रश्न कहता है कि शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं। ठीक है, ऑप्शंस अगर हम देखें तो ए, तत्परता, बी, अभिवृद्धि, सी, गतिशीलता, या डी, आनुवंशिकता। तो देखिए शारीरिक वृद्धि और विकास को हम क्या कहेंगे, यहाँ पर ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो तत्परता नहीं कहेंगे, अभिवृद्धि, गतिशीलता और आनुवंशिकता में से जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, अभिवृद्धि। यानी कि वृद्धि और विकास देखिए किससे रिलेटेड है, आपके अभिवृद्धि से रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पर अभिवृद्धि सही जवाब हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, 9वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 4 आपके सामने स्टेटमेंट दिए गए हैं, 4 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर सबसे जो उचित कथन है, जो सबसे सही कथन है वो आपको यहाँ पर पहचानना है। तो देखिए पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। इनकी सबसे जो उत्तम कथन है वो आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शंस ए, ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो ए ऑप्शन कहता है कि सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, यानी कि दुनिया में जितने भी बच्चे हैं सब एक जैसे हैं, सबकी विकास की गति, सबकी सीखने की गति, सबकी बुद्धि, व्यक्तित्व सब एक जैसा है। तो फ्रेंड्स, क्या ये संभव है कि सभी की बुद्धि एक जैसी हो, सभी के सीखने का तरीका एक जैसा हो? ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए ए ऑप्शन तो यहाँ पर बिल्कुल ही गलत हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो बी है वो कहता है कि कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप एक चीज़ अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए कि कभी भी 2 बालक या 2 व्यक्ति बिल्कुल एक जैसे नहीं हो सकते हैं। हमेशा 2 व्यक्तियों में क्या होता है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं और वो पर्सन टू पर्सन चेंज होती रहती हैं, यानी कि कभी भी 2 व्यक्ति एक जैसे नहीं हो सकते हैं। तो फिर ऑप्शन सी कहता है आपका कि कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, या डी प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। तो देखिए अगर हम ऑप्शन की बात करें
तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रत्येक बच्चा अपने आप में विशिष्ट होता है, प्रत्येक बच्चा अपने आप में अलग है, अनोखा है, यूनिक है और हर के पास अपनी अपनी व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। प्रत्येक बच्चा दूसरे बच्चे से भिन्न है, अलग है। अब आगे बढ़ते हैं आज के आखिरी प्रश्न की तरफ और प्रश्न नंबर 10 कहता है कि बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या है। यानी कि अगर हम बाल मनोविज्ञान के केंद्र बिंदु की बात करें तो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके चारों तरफ बाल मनोविज्ञान घूमता है। क्या वो एक अच्छा शिक्षक है, बालक है, शिक्षण प्रक्रिया है या विद्यालय है। तो फ्रेंड्स देखिए, जितने भी मनोविज्ञान के नियम, सिद्धांत, थ्योरीज जितनी भी बनाई गई हैं वो सभी बालक को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। यानी कि बाल मनोविज्ञान का जो केंद्र बिंदु है वो क्या है? बालक है। इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यानी कि बाल मनोविज्ञान का जो केंद्र बिंदु है वो क्या है? बालक है। अब फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा और अगर पसंद आया हो वीडियो तो लाइक करना ना भूलें और मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।